हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रजिस्टर्ड ऑफिस एंड शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में। तो कंपनी एक्ट के अंदर एक सेक्शन है बच्चे, सेक्शन 12। वो बात करता है कि हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी, कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। क्योंकि कंपनी के अंदर आपने पढ़ा है बेटा कंपनी एक्ट में कि कंपनी में क्या कंसेप्ट होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग है, उसके मेंबर अलग है, तो इसलिए हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना मैंडेटरी है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों का, सर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कितने दिन के अंदर होना चाहिए? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, मैक्सिमम 30 डेज के अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। जिस दिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उस दिन आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन हर हाल में विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, और उसके बाद फिर हमेशा के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन बच्चों का, सर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों होना चाहिए? रीजन बताओ हमें, क्यों हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए? तो मैं आपको 4 रीजन बताता हूं। सबसे पहला रीजन बच्चे, जो भी कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड्स होते हैं, हर कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती है, तो ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड होते हैं कंपनी के, वो कहां पे मेंटेन होते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। तो बच्चे रजिस्टर्ड ऑफिस इसलिए होना जरूरी है। सर सेकंड रीजन, जो कंपनी की साल में एक मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, वो कहां पे होती है? या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे होती है, या जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है आप उसी शहर में किसी अदर प्लेस पे अपनी एजीएम करा सकते हैं। तो एजीएम कंडक्ट कराने के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस की इंपॉर्टेंस है। या तो एजीएम रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही होगी, या रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं आप करा रहे हो अपनी एजीएम, तो जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी शहर में आप किसी अदर प्लेस पे अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करा सकते हो। सर तीसरा रीजन, अगर आप किसी कंपनी पे केस करना चाहते हो तो केस कहां पे करोगे? तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है। जैसे रिलायंस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है? मुंबई में। तो अगर आप रिलायंस कंपनी के खिलाफ केस करना चाहते हैं तो मुंबई जुरिडिक्शन में, जहां पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उस एरिया में जो भी कोर्ट और एनसीएलटी है वहां पे आप क्या कर सकते हो? केस कर सकते हो। फोर्थ, अगर आप कोई कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आरओसी कोई अथॉरिटी कम्युनिकेट करना चाहती है, नोटिस सर्व करना चाहती है, तो वो कहां पे करेगी? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। क्लियर यहां तक बच्चे? तो 2 बातें आपको एकदम क्लियर है बेटा। एवरी कंपनी शैल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये बात कहां लिखी है? 12 सबसेक्शन 1। फिर बात आती है 12 सबसेक्शन 2। आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। रजिस्टर्ड ऑफिस की क्या भी कराना मैंडेटरी है? वेरिफिकेशन। सर कितने दिन के अंदर आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन करानी है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो हर कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन कराएगी कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। 30 दिन कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर वेरिफिकेशन कैसे कराएंगे? सारा काम ऑनलाइन होता है, तो वेरिफिकेशन के लिए कौन सा फॉर्म कंपनी सबमिट करेगी आरओसी को? INC 22। और INC 22 के थ्रू कंपनी क्या कराएगी? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन। सर वेरिफिकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे? जब भी एक कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन कराएगी, कौन सा फॉर्म फाइल करेगी? INC 22। कौन फाइल करेगी? कंपनी। किसके पास? आरओसी। कितने डॉक्यूमेंट अटैच होंगे? 4 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप INC 22 के साथ अटैच कर दीजिए। 4 में से कोई एक डॉक्यूमेंट कौन से? अगर रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी के नाम पे है तो ओनरशिप डॉक्यूमेंट की कॉपी। अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी के नाम पे है तो आपको टाइटल ऑफ द प्रीमाइसिस, यानी जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, उसकी एक कॉपी लगा देनी है, अटैच करनी है INC 22 के साथ। अगर आपका रेंट पे है रजिस्टर्ड ऑफिस या लीज एग्रीमेंट है, रेंट या लीज एग्रीमेंट,
तो एक कॉपी किसकी लगा दो बच्चे, रेंट या लीज एग्रीमेंट, बट वो नॉट ओल्डर देन 1 मंथ, 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एनओसी लेनी पड़ेगी ओनर से, किस बात की एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि अगर आपने रेंट पे या लीज पे कोई स्पेस लिया है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए, तो एक एनओसी लेनी है ओनर से। और वो ओनर क्या लिखेगा एनओसी में, कि उसकी प्रीमाइसिस, आपको यह बताना है कि जो भी आप प्रीमाइसिस यूज करोगे वो एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस करोगे। यानी ये जो प्रीमाइसिस हम आपको रेंट पे ले रहे हैं बच्चे, इसका यूज हम किस तौर पे करेंगे, एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस। यह सबसे सिंपल तरीका बच्चे, प्रूफ ऑफ एविडेंस। आप यूटिलिटी सर्विस में क्या आता है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इसकी आप एक कॉपी लगा दीजिए, बट नॉट ओल्डर देन 2 मंथ। तो 12 सबसेक्शन 1 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। 12 सबसेक्शन 2 आपको रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन करानी है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कौन से फॉर्म में वेरिफिकेशन करानी है, INC 22। कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, या तो ओनरशिप डॉक्यूमेंट की कॉपी, रेंट और लीज एग्रीमेंट की कॉपी बट नॉट ओल्डर देन 1 मंथ। ओनर की क्या बेटा, आपको एक ऑथराइजेशन ओनर से एनओसी लेनी है कि जो भी प्रीमाइसिस आप यूज करोगे उसे एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस कर रहे हो, या यूटिलिटी सर्विस में टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इनकी बिल की कॉपी बट नॉट ओल्डर देन 2 मंथ। नेक्स्ट है बच्चे 12 सबसेक्शन 3, एवरी कंपनी सेल, हर कंपनी या तो पेंट या अफिक्स, या तो बेटा दीवार पे एक पेंट कराओ या एक बोर्ड लगाओ, और जिस पे क्या होना चाहिए मेंशन बेटा, कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए। चाहे पेंट करा के नाम लिखो या बोर्ड पे क्या होना चाहिए, कंपनी का नेम होना चाहिए। एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, और ये कहां पे लिखा होना चाहिए, नाम और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस। हर कंपनी अपने ऑफिस के बाहर या तो पेंट कराए या अफिक्स कोई बोर्ड लगाए, और उस पर क्या लिखा होना चाहिए, कंपनी का नाम और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। ये जहां पे आप बिजनेस कैरी कर रहे हो वहां पे भी कंपनी का नाम और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस मेंशन होना चाहिए। किस पोजीशन में, कॉन्स्पिशियस पोजीशन, यानी इस पोजीशन में नाम और एड्रेस लिखा होना चाहिए जो आपको दिखे। और कैसे लेटर में होना चाहिए, लेजिबल लेटर में होना चाहिए। अगर किसी कंपनी की कॉमन सील है, वैसे तो कॉमन सील कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद कॉमन सील ऑप्शनल हो गई है, लेकिन अगर किसी भी कंपनी की कॉमन सील है तो कॉमन सील पे कंपनी का नाम एनग्रेव होना चाहिए लेजिबल कैरेक्टर में। अगर किसी कंपनी की कॉमन सील है तो उस कॉमन सील पे कंपनी का नाम मेंशन होना चाहिए। जब भी कोई कंपनी अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है या कोई नोटिस शेयर होल्डर को भेजता है बच्चे, तो कोई भी बिल वगैरह बनते हैं कंपनी के या लेटर हेड बनते हैं, तो कंपनी के जो भी कोई भी बेटा ऑफिशियल पब्लिकेशन होते हैं, जैसे लेटर, बिजनेस लेटर, कंपनी का कोई बिल हेड या कोई लेटर पेपर, उस पे 5 चीजें मेंशन होनी चाहिए। यानी कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, चाहे वो कंपनी का लेटर हेड हो, चाहे कंपनी का कोई बिल हो बेटा, उन सब पे, या कंपनी का कोई नोटिस जा रहा है या कोई अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन, वहां पे कंपनी का नेम मेंशन होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस मेंशन होना चाहिए, कंपनी का सिन नंबर जो 21 डिजिट का होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, साथ में टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल और वेबसाइट एड्रेस। ये कहां मेंशन होने चाहिए, अगर कोई कंपनी का नोटिस जा रहा है शेयर होल्डर, तो उस नोटिस पे ये 5 चीजें मेंशन होनी चाहिए। कंपनी का कोई लेटर हेड है, कंपनी का कोई बिल पेपर है, उन सब पे 5 बातें लिखी होनी चाहिए। और अगर कोई भी कंपनी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है बेटा, उस पे भी कंपनी का नेम प्रिंटेड होना चाहिए। ये बात कहां से पता चलती है, हम 12 सबसेक्शन 3 शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हर कंपनी पेंट और अफिक्स कराएगी, और उस पेंट और अफिक्स पे कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होना चाहिए। कहां पे, कंपनी के ऑफिस के बाहर और जहां पे कंपनी बिजनेस कैरी कर रही है। कॉन्स्पिशियस पोजीशन, लेजिबल लेटर। अगर कंपनी की कॉमन सील है तो कॉमन सील पे कंपनी का नाम एनग्रेव होना चाहिए। अगर कोई कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट इशू कर रही है, कोई नोटिस इशू कर रही है, कोई बिल है, लेटर हेड है या अदर पब्लिकेशन, उन सब पे कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, ईमेल, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट एड्रेस, सिन नंबर, ये मेंशन होना चाहिए। अगर कोई कंपनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज चेक, उस पे भी कंपनी का नाम प्रिंटेड होना चाहिए।
12 सबसेक्शन 3 के साथ बचे दो प्रोविजो। फर्स्ट प्रोविजो क्या बोलता है कि जब भी कोई कंपनी अपना नाम चेंज करेगी तो नए नाम के साथ पुराना नाम भी 2 साल तक आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो जब भी कोई कंपनी अपना नाम चेंज करती है तो नए नाम के साथ पुराना नाम भी 2 साल तक आपको मेंशन करना है। और अगर आपकी कंपनी 1 पर्सन कंपनी है तो ब्रैकेट में ओपीसी वर्ड लिखना मैंडेटरी। ओपीसी कोई अलग कंपनी नहीं होती, ओपीसी से प्राइवेट नेचर कंपनी, ऐसे लिखेंगे एक्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो ब्रैकेट में क्या लिखना मैंडेटरी है? ओपीसी। है तो ये प्राइवेट कंपनी, पर प्राइवेट के अंदर ये क्या पहचान हो गई? प्राइवेट में भी कौन सी है? ओपीसी। नेक्स्ट है बच्चे शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। नेक्स्ट क्या है बच्चे? शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। यहां पे ध्यान से समझना बच्चे, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, एक कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर सकती है। ये मैंने एक सिंपल सा चार्ट आपके लिए बनाया बच्चे, थोड़ा डिटेल में देखना। इस चार्ट से आपका 100% कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैंने ना एक शॉर्ट ट्रिक से चार्ट बनाया है जो आपको मदद करेगा एग्जाम के लिए। तो सबसे पहली बात, पेपर में आपसे आएगा शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। 4 तरीके से रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होगा। पहला सिचुएशन, विद इन सेम सिटी टाउन विलेज, यानी एक सेम सिटी टाउन विलेज के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, पहली सिचुएशन। या 1 सिटी टाउन विलेज टू अनदर सिटी टाउन विलेज विद इन सेम स्टेट। स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। मान लेते हैं बेटा हम नोएडा से गाजियाबाद चले गए, तो ये कौन सा केस होगा? सेकंड केस, 1 सिटी टाउन विलेज टू अनदर सिटी टाउन विलेज विद इन सेम स्टेट। थर्ड केस कौन सा है बेटा? 1 जुडिक्शन आरओसी टू अनदर जुडिक्शन ऑफ आरओसी विद इन सेम स्टेट। और तीसरा केस सिर्फ 2 ही स्टेट में पॉसिबल है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। इन जनरली हर स्टेट में एक आरओसी होती, लेकिन 2 ऐसे स्टेट है जहां एक ही स्टेट के अंदर 2 आरओसी है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तमिलनाडु में कहा? चेन्नई आरओसी, कोयंबटूर आरओसी। महाराष्ट्र में पुणे आरओसी, मुंबई आरओसी। तो अगर थर्ड केस सिर्फ 2 स्टेट में ही पॉसिबल है, लेकिन स्टेट यहां पे भी चेंज नहीं हो रहा है। पहले हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे जुडिक्शन में था, जुडिक्शन का मतलब एरिया। पहले हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे आरओसी के अंदर आता था, अब हम शिफ्ट करके मुंबई जा रहे हैं, या वाइस वर्सा मुंबई से पुणे। थर्ड केस वो चेन्नई से कोयंबटूर या कोयंबटूर से चेन्नई, पर स्टेट अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। और लास्ट केस बेटा 1 स्टेट टू अनदर। नेक्स्ट केस क्या है बच्चे? 1 स्टेट टू अनदर। तो पहले तो एग्जाम के लिए एक माइंड सेट करो, शिफ्टिंग 4 तरीके से हो सकती। पहला, रजिस्टर्ड ऑफिस आपका शिफ्ट हो रहा है विद इन सेम सिटी टाउन विलेज, यानी लक्ष्मी नगर, दिल्ली में एक लक्ष्मी नगर जहां से हम आपको पढ़ा रहे हैं बच्चे, पहले हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस लक्ष्मी नगर गली नंबर 6 में था, अब हम 7 में शिफ्ट हो गए, यानी सेम सिटी टाउन विलेज। दूसरी सिचुएशन, 1 सिटी टाउन विलेज टू अनदर सिटी टाउन विलेज विद इन सेम स्टेट। तीसरा केस सिर्फ 2 ही स्टेट में पॉसिबल है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, क्योंकि महाराष्ट्र में 2 आरओसी और तमिलनाडु में। और फोर्थ केस क्या है बेटा? 1 स्टेट टू अनदर स्टेट। तो जब भी पेपर में इन 4 में से कोई भी शिफ्टिंग पूछे, आपको फोकस करना है। सबसे पहली बात, अगर विद इन 3 केस में विद इन सेम स्टेट, 3 स्टार्टिंग के 3 जो केस है वो तीनों में विद इन सेम स्टेट रजिस्टर्ड ऑफिस हो रहे हैं, तो तीनों में सेक्शन कौन से कोट करके आने हैं? 12 सबसेक्शन 5, 12 सबसेक्शन 5, 12 सबसेक्शन 5। यानी जो विद इन सेम स्टेट रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, चाहे विद इन सेम सिटी टाउन विलेज, चाहे 1 सिटी टाउन विलेज टू अनदर सिटी टाउन विलेज विद इन सेम स्टेट, या थर्ड 1 जुडिक्शन आरओसी टू अनदर जुडिक्शन ऑफ आरओसी विद इन सेम स्टेट। तो अगर सेम स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है तो बच्चों सेक्शन कौन सा कोट करना? 12 सबसेक्शन 5। लेकिन अगर पेपर में आ जाए 1 स्टेट टू अनदर स्टेट, तो सेक्शन कौन सा कोट करना? शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस 1 स्टेट टू अनदर, सेक्शन 13। उसके बाद बच्चे पहले केस में अगर विद इन सेम सिटी टाउन विलेज आप रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहते हो, सिर्फ आपको एक काम करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बोर्ड रेजुलेशन पास करो, शिफ्ट हो जाएगा। क्या आपको मेमोरेंडम ऑल्टर करने की जरूरत है? नो। शुरू के तीनों केस में जो विद इन सेम स्टेट है,
तीनों ही केस में आपको मेमोरेंडम ऑल्टर करने की जरूरत नहीं है। सर रीजन बताओ बेटा, क्यों मेमोरेंडम तीन केस में ऑल्टर नहीं हो रहे? आपको पता होना चाहिए, जो हमारा एमओए के अंदर सेकंड क्लोज होता है उसका नाम होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, दूसरा हम बोलते हैं उसको सिचुएशन क्लोज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में सिर्फ नेम ऑफ द स्टेट मेंशन होता है, आपको कंप्लीट एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या मेंशन करना है बच्चे? नेम ऑफ द स्टेट। तो मुझे एक बात बताओ, शुरू के तीन केस में आपको मेमोरेंडम ऑल्टर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीनों ही केस में स्टेट तो चेंज नहीं हुआ है। भैया रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज के सामने नेम ऑफ द स्टेट मेंशन करना होता है, और शुरू के तीनों केस में स्टेट में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो तीनों ही केस में आपको कोई मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। हां, फोर्थ केस में वन स्टेट टू अनदर स्टेट, पहले मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस गुजरात में था, अब महाराष्ट्र में, तो भैया स्टेट रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज के सामने पहले गुजरात लिखा था, अब क्या लिखना पड़ेगा? महाराष्ट्र, तो आपको मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ेगा। तो जो शुरू के तीन केस है विद इन सेम स्टेट, उनका सेक्शन कौन सा है? 12 सबसेक्शन 5। तीनों ही केस में मेमोरेंडम ऑल्टर करने की जरूरत नहीं। और वन स्टेट टू अनदर स्टेट, सेक्शन कौन सा कोट करना? सेक्शन 13। और क्या आपको मेमोरेंडम ऑल्टर करना है? बिल्कुल करना है। फिर सर और क्या चाहिए? अगर वन सिटी टाउन विलेज टू अनदर सिटी टाउन विलेज आप रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करते हो, तो आपको जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ेगा। जनरल मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। अगर आप वन जुडिक्शन आरओसी टू अनदर जुडिक्शन ऑफ आरओसी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करते हैं, जो दो केस में पॉसिबल है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, तो वहां पे एसआर तो पास करना ही पड़ेगा, साथ में आरडी की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। आरडी का मतलब रीजनल डायरेक्टर, और वन स्टेट टू अनदर में एसआर पास करना पड़ेगा, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर किसको डेलीगेट की हुई है? आरडी को, रीजनल डायरेक्टर, तो आरडी की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। तो पहले केस में सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजुलेशन, दूसरे केस में एसआर पास होगा, तीसरे केस में एसआर प्लस आरडी अप्रूवल, फोर्थ केस में एसआर प्लस आरडी अप्रूवल। लेकिन थर्ड और फोर्थ में एक डिफरेंस है, थर्ड में डायरेक्ट आरडी की अप्रूवल चाहिए, फोर्थ में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए वैसे तो, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर किसको डेलीगेट की? आरडी। तो आपको थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस देखना है, क्या फर्क है। थर्ड में डायरेक्ट आरडी की अप्रूवल चाहिए, फोर्थ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको डेलीगेट की? आरडी। बेटा चारों ही केस में कॉमन बात, बेटा कॉमन बात चारों ही केस में कौन सी है? बेटा ध्यान से सुनना, चारों ही केस में कॉमन पॉइंट क्या है बच्चे? चारों ही केस में वेरिफिकेशन करानी है रजिस्टर्ड ऑफिस की। चाहे शिफ्टिंग का कोई भी केस आए एग्जाम में, वेरिफिकेशन करानी है आपको रजिस्टर्ड ऑफिस की। और रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन कौन से फॉर्म में होती है बच्चों? आईएनसी 22। और आईएनसी 22 में कोई भी एक डॉक्यूमेंट, चार में से एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सबमिट करोगे आरओसी को। लेकिन यहां पे जो वेरिफिकेशन करानी है रजिस्टर्ड ऑफिस की, वो 30 दिन कहां से बेटा? शिफ्टिंग से। विद इन 30 डेज फ्रॉम शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, फ्रॉम शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तो ये बात हमें कहां से पता चली? 12 सबसेक्शन 4। बच्चे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं 12 सबसेक्शन 2 और 4 में। 12 सबसेक्शन 2 में भी वेरिफिकेशन है, 12 सबसेक्शन 4 में भी। जब पहली बार कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, उसे 30 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन के रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन करानी है। लेकिन 12 सबसेक्शन 4 कब आता है? जब आपकी कंपनी ने रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट किया है। तो जब से भी आपने रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट किया है, उसके 30 दिन के अंदर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन करानी है। दोनों में फॉर्म कौन सा सबमिट होगा? आईएनसी 22। और 22 के साथ चार में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिए, या तो ओनरशिप डॉक्यूमेंट की कॉपी जो कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, रेंट और लीज एग्रीमेंट की कॉपी अगर रेंट और लीज पे है, नॉट ओल्डर देन 1 मंथ। आप तीसरा बेटा एनओसी फ्रॉम ओनर कि उसकी प्रीमाइसिस यूज होगी एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस। और लास्ट यूटिलिटी सर्विस, गैस इलेक्ट्रिसिटी बिल, नॉट ओल्डर देन 2 मंथ। फिर बेटा कौन कौन से फॉर्म? आईएनसी 22 सब में है बेटा, वेरिफिकेशन तो सब में करानी, तो आईएनसी 22 का फॉर्म तो सारे केस में आएगा। आईएनसी 22, एमजीटी 14 सेकंड केस में आएगा। पूरे कंपनी एक्ट में जब भी एसआर पास होगा,
कौन सा फॉर्म आरओसी को सबमिट करते हैं? एमजीटी 14। कौन सा सेक्शन बोलता है? 117। आईएनसी 22 और यहां पे एमजीटी 14। तीसरे केस में भी एसआर पास हो रहा है तो एमजीटी 14 तो जाएगा ही आरओसी को। चौथे केस में भी एसआर पास हो रहा है, एमजीटी 14। और आईएनसी 22 वेरिफिकेशन तो चारों ही केस में करानी है 30 दिन के अंदर शिफ्टिंग से। फिर बेटा यहां पे आईएनसी 23। आईएनसी 23 किसके लिए होता है? आरडी की जो अप्रूवल लेनी होती है, तो आरडी की अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में लगानी है? आईएनसी 23। और आरडी अपना ऑर्डर कौन से फॉर्म में देगा? एप्लीकेशन के अगेंस्ट आईएनसी 28। यहां पे भी बच्चे आरडी को एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में लगेगी? आईएनसी 23। आरडी अपना ऑर्डर किस में देगा? आईएनसी 28। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट पहले केस में नहीं कराना, सेकंड केस में भी कोई न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट नहीं कराना, थर्ड में भी बेटा अभी कोई न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट नहीं कराना। फोर्थ केस में जब भी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होता है वन स्टेट टू अनदर, तो आपको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट कराना है। इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर, और इसका जो फॉर्मेट होगा वो किस में होगा? आईएनसी 26। तो ये जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट होगा इसका फॉर्मेट किसके अकॉर्डिंग होगा? आईएनसी 26। तो कुल मिला के बच्चा ये वो आपका ऐसा समरी चार्ट है, अगर ये पेपर से पहले आप पढ़ के चले जाओ बच्चे, आपसे पेपर में गलती नहीं होगी। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस एंड शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। ऐसे ही आप शॉर्ट वीडियो बेटा मेरे चैनल पे देख सकते हैं, सीएस अरुण चौहान। मैं आपके लिए शॉर्ट समरी बना के लेके आऊंगा, जो आपका डर है एग्जाम के लिए, वो डर को आप कर दीजिए बाय बाय। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। अगली क्लास हमारी किसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होगी। मैं वही टॉपिक किस तरीके से लेके आने वाला हूं बच्चे, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, जहां पे आपका कंफ्यूजन होता है, तो ये आपका कंफ्यूजन दूर करने में मदद करेगा।